आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। साथ ही साथ आपने त्यौहार का बहुत ही भरपूर तरीके से फ़ायदा या एन्जॉयमेंट उठाया होगा, है ना? तो फिर से लौटते हैं अपने स्टडी की ओर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी रिसेंटली हम जो तैयारी कर रहे हैं वो है हमारे सीटेट एग्ज़ाम की, जो कि आने ही वाला है, जिसका नोटिफिकेशन अभी अनाउंस हुआ था। तो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले हम उस एग्ज़ाम के बारे में जान लें तो ज़्यादा बेटर है कि उस एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, किस तरीके का सिलेबस है। तो सिलेबस पे बेस्ड ऑलरेडी वीडियो मैं आपको एक डिटेल सिलेबस एनालिसिस की दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में इजीली मिल जाएगी। अब जानते हैं कि उस एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, तो हम ये जानेंगे कि अभी तक जो सीटेट एग्ज़ाम रिसेंटली हुआ था हमारा अगस्त में, उसमें किस तरीके के इस टॉपिक से या इस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि हमें जो प्रिपरेशन करनी है वो किस डायरेक्शन में करनी है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी जो हमारी रिसेंटली वीडियो अपलोड होंगी वो एक सीटेट पेपर एनालिसिस पे बेस्ड होंगी, जिसमें हम जानेंगे कि जैसे 30 क्वेश्चंस आते हैं आपके सीटेट पेपर 1 पेपर 2 में। और पेडागोजी सब्जेक्ट पेडागोजी रिलेटेड करती है आपकी साइंस की, मैथ की, ईवीएस की है या लैंग्वेज की। तो इन सब का कॉम्बिनेशन हम इन एनालिसिस वीडियो में लाएंगे, समझेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं या क्वेश्चनों को सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, है ना? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो भी हमारा प्रैक्टिस सेशन या आप कह सकते हैं इसको, तो ये सीटेट पेपर एनालिसिस है जो भी बेस्ड है आपका चाहे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर। तो ऐसे ही आगे और भी वीडियो आएंगी। उससे पहले जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या आपके लिए खास है ना? तो अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग, कुछ भी अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं हमारे इस चैनल पर, उनसे रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी या कोई भी सवाल आपका है तो आप हमें इजीली हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके। पेडल अप ग्रुप हमारा है, जिसको आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ये आपको ग्रुप भी दिख रहा है स्क्रीन पर। तो इसके माध्यम से आप अपनी क्वेरी क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पेपर की ओर, जो कि हमारा सेट नंबर ए है सीटेट एग्ज़ाम का, जो अगस्त में कंडक्ट कराया गया था। तो जो हमारा सेट नंबर ए है उसमें जो अगर बात करें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन होगी, तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन आप जैसे कि देख रहे हैं कि पूछा गया है डिस्ग्राफिया होता क्या है। डिस्ग्राफिया के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप समझते हैं डिस्ग्राफिया के बारे में। डिस्ग्राफिया क्या एक भाषा विकार है, जो कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि, एक मिनट, जी, डिस्ग्राफिया एक भाषा विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। क्या एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाध्यता है, या आप कह सकते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो ये चीज़ करेक्टराइज करता है कि हमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है किन चीज़ों में, अक्षरों और आकारों को बनाने में। या फिर साइकोलॉजिकल हमारा विकार है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि उन बताता है कि कहीं ना कहीं ध्यान का हमारे अंदर अभाव है और हमारे अंदर आवेगशीलता को दर्शाता है। तो अगर हम बात करें डिस्ग्राफिया की, तो डिस्ग्राफिया का अगर इसी वर्ड में से हम कुछ चीज़ हम की पॉइंट के तौर पे उठाना चाहें, तो आपको यहाँ एक वर्ड दिख रहा होगा ग्राफ, अगर आप बड़ी ही ध्यान से देखेंगे। और आपने लैंग्वेज में हिंदी हो या इंग्लिश में एक वर्ड सुना होगा पैराग्राफ, है ना? तो अगर बात करें इस ग्राफ की, तो ये जो ग्राफ डिस्ग्राफिया जो आपकी एसएलडी है या डिसऑर्डर है, ये मेनली आपकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे अंदर। वो क्या है, लेटर और शेप को बनाने, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी में आपने पढ़ा होगा डिसलेक्सिया को, डिसकैलकुलिया को, डिस्फेजिया को, डिस्प्रैक्सिया को, इन सबको हम पढ़ते हैं एसएलडी के अंतर्गत। अगर आपने इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो उसके अंतर्गत आप इन सब डिसऑर्डर को पढ़ते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम, मतलब अप्रोच, जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पाठ्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं बात पूछी जा रही है जिन बच्चों से संबंधित, वो है हमारे गिफ्टेड चाइल्ड। तो ये कहा जा रहा है कि जब जो गिफ्टेड बच्चे हैं उन्हें शिक्षित करने के लिए आप किस अप्रोच का यूज़ करेंगे, क्योंकि गिफ्टेड बच्चे हों चाहे वो आपके डिसेबल बच्चे हों, है ना, दिव्यांगजन हो, ये कहीं ना कहीं अपने आप में इनको पढ़ाना आपके लिए एक चुनौती भरा कार्य हो सकता है, क्योंकि सामान्य बच्चों से ये हटके होते हैं, चाहे वो गिफ्टेड की बात करें चाहे वो डिसेबल की बात करें। तो गिफ्टेड बच्चों को कहीं ना कहीं अगर आप अच्छी तरह बेहतरीन शिक्षण देना चाहते हैं, तो उन किस प्रकार के उपागम को आप, अप्रोच को आप अप्लाई करेंगे, जिससे उनकी कहीं ना कहीं ग्रोथ हो, वो रैपिडली हो। वैसे तो हो रही है, बट उसमें कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं एक
अच्छे से तीव्र गति और उन्हें मिल सके। क्या वो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, इनरिचमेंट है, एसिलरेशन है या इमर्सन है, विभेदित निर्देशन, संवर्धन, त्वरण, गतिवर्धन या विसर्जन। तो इसकी अगर हम बात करें तो गिफ्टेड बच्चों में पहले से ही कहीं ना कहीं उनमें तीव्रता होती है, वो नई नई चीज़ों को अपनाना चाहते हैं, तो उन्हें उन्हीं के लेवल के हिसाब से आपको काम सौंपने होंगे, प्रोजेक्ट सौंपने होंगे। तो इसमें जिस चीज़ का हम उपयोग करेंगे वो है एसिलेशन, मतलब त्वरण का। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे, मतलब जो टीचर हैं जो इंक्लूसिव क्लासरूम पर बेस्ड कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, वो और क्या कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में अनुकूलन करें, मतलब कहीं ना कहीं एडप्टेशन करें, चीज़ों को अपनाएं, नई चीज़ें जो उन्हें सीखने के दौरान जानने को मिली हैं। विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, कहीं ना कहीं अगर वो अलग अलग दृष्टिकोण को अपने मेथड में, अपनी टीचिंग स्टाइल में लाते हैं तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। एग्जामिन देयर ओन इम्प्लिसिट बायस, कहीं ना कहीं उन्हें खुद का एक स्वमूल्यांकन करना चाहिए, स्वयं की जो अंदर क्षमता है उनको निखारना चाहिए, है ना। पूर्वाग्रह हैं जो कहीं ना कहीं बायसेस हैं उनको एग्जामिन करना चाहिए। सी डाइवर्सिटी एज अ ऑब्स्टिकल, कहीं ना कहीं जो विविधता है आपकी कक्षा में, इंक्लूसिव क्लासरूम में अलग अलग तरह के बच्चे हैं, उन्हें एक बाधा के रूप में देखना चाहिए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच की बात करूं, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो आपको जो 4th नंबर का दिख रहा है ये कहीं ना कहीं निगेटिव साउंड कर रहा है, तो मैं अब वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दूंगा जिसमें 4th वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। तो पहला गया, इस हिसाब से 3rd वाला गया एंड 4th वाला गया। तो हमारा जो बचता आंसर है वो आपका ऑलरेडी बचेगा, वो बचेगा आपका 2nd वाला, है ना, 1st 2nd 3rd। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है आपका 1st 2nd एंड 3rd। आई होप आपको इस आइडिया लग गया होगा किस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच भी करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि शैशवावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो अगर आप बात करें, जब आप बच्चे के सोशल डेवलपमेंट वाले पार्ट को पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि कौन कौन सी संस्थाएं या कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, डोमेन होते हैं जो बच्चे को शुरू से लेकर अंत तक प्रभावित करते हैं। जिसमें आपका प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, थर्ड टर्सरी हो गया, इस प्रकार के। अगर बात करें शैशवावस्था में, मतलब जब बच्ची की कहीं ना कहीं आयु बर्थ से 2 साल के बीच में है, तो उसे जो प्रभावित करने वाला जो सबसे पहला कारक होगा या जो सबसे पहली संस्था होगी वो होगी उसकी माता पिता या फैमिली। माता पिता फैमिली को जिस क्षेत्र में या जिस संस्थागत के तौर पे हम रखेंगे वो है हमारा प्राथमिक। तो प्राथमिक मिल गया, अगर प्राथमिक मिल गया तो आपके ये तीनों अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि पहले वाले में प्राथमिक आएगा, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो है प्राथमिक एंड माध्यमिक। अब माध्यमिक कौन सा है, तो शैशवावस्था के बाद जो अगली अवस्था आती है वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था, मतलब अर्ली चाइल्डहुड। तो इसमें जो संस्था आपको अफेक्ट करेगी अर्ली चाइल्डहुड में, कहीं ना कहीं आप अपने नाइबर्स, पड़ोसी के कांटेक्ट में आते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे बाहर अपने और साथियों के साथ खेलने जाता है, तो उस हिसाब से माध्यमिक संस्था उसे प्रभावित करेगी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूछा गया लैब बायोगोस्की के अनुसार, आपने जब थ्योरीज पढ़ी हैं तो आपने पियाजी के बारे में पढ़ा होगा, बायोगोस्की के बारे में, ब्रूनर के बारे में। तो इनमें पूछा गया बायोगोस्की के अनुसार कौन सी बात कही गई है। क्या सामाजिक सामाजिक जो कारक हैं वो भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। या कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब संज्ञानात्मक जो विकास है कहीं ना कहीं वो बढ़ावा देता है आपकी भाषा विकास को। या भाषा विकास और संज्ञानात्मक जो विकास है एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है, इनका कहीं भी इंटर रिलेशन, आपको इंटर कनेक्शन दिखाई नहीं देता है। 4th की बात करें तो लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब भाषा विकास है, वो कहीं ना कहीं आपके संज्ञानात्मक विकास को सुलभ बनाता है, सुगम बनाता है। तो अगर बात करें बायोगोस्की की तो ये भी कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस बात को लेकर हमारे पियाजी का भी मत है संज्ञानात्मक विकास को, लेकिन जो इन्हें अपने आप में अलग बनाती है वो है भाषा विकास को लेकर इनकी अप्रोच। बायोगोस्की का ये कहना था कि कहीं ना कहीं जो भाषा विकास है वो बच्चे में पहले आ जाता है, बाद में वही संज्ञानात्मक विकास को एक प्रेरित करने का काम करता है, प्रेरक के रूप में काम करता है। तो इस हिसाब से जो सही आंसर होगा वो होगा 4th वन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इनका कॉन्सेप्ट। और इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप डिटेल कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहते हैं तो उसकी सीरीज़ हमारे चैनल पर अलग से चल रही है, आप वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिसमें आपका डीप कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज कराए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप इजीली अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की तो लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक तर्क के रूप किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, है ना, अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो आपने लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिकता का सिद्धांत पढ़ा होगा, मोरालिटी का जो उन्होंने प्रिंसिपल दिया है, उसमें उन्होंने 3 अपनी अवस्थाएं दी हैं, जिनकी 2 अवस्थाएं आप सब स्टेज देख सकते हैं, टोटल मिला के आपकी 6 लेवल हैं, ठीक है। तो
अगर बात करें तो जिस स्तर की ये बात करें कि बच्चे आमतौर पर ये मानते हैं कि समाज की अपेक्षाओं पर हमें क्या खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। ये कहीं न कहीं बात इंडिकेट करती है गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाले कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो अगर ये किस अवस्था में दिया गया था, अगर ये पूछा गया है, क्योंकि वही स्तर इन्होंने पूछा है, तो ये इनका था आपका पारंपरिक स्तर। 3 स्तरों की इन्होंने बात करी थी, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और पश्चिम पारंपरिक, है ना? ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका जो सही आंसर होगा थर्ड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये कहीं ना कहीं आपका असरजन और रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार एवं अन्य लोगों के साथ बातचीत विद्यार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकास में कहीं ना कहीं मदद करता है, उन्हें मार्गदर्शन देता है और उनके कहीं ना कहीं सामर्थ्य को और निखारता है। रीजनिंग कहती है कि सामाजिक संपर्क जो कहीं ना कहीं विद्यालय से साथियों के संपर्क में बच्चे आते हैं, उनसे उनके सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो ये बात अपने आप में सही है कि बच्चे जब अपने से बड़ों के साथ संपर्क में आते हैं या अपने साथियों के संपर्क में आते हैं, तो उनके विकास में एक नई पहलू आपको देखने को मिलता है ना? और वह उनके विकास में एक मार्गदर्शक के रूप में सामने आता है, वही उनके विकास को एसिलेट एंड समर्थन करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है कि ए आर दोनों सही हो, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अधगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो आपने असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ा है ना? तो उसके लिए मुख्य लक्ष्य क्या है? टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ स्लो लर्नर, मतलब बच्चों को धीमे सीखने वालों के तौर पर चिन्हित करना। टू एवल्यूट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड्स, मतलब उनका कहीं ना कहीं मूल्यांकन करना और उन्हें ग्रेड दे देना। टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव देयर लर्निंग, मतलब बच्चों को कहीं ना कहीं फीडबैक देना ताकि वो अपनी इम्प्रूवमेंट लर्निंग को इम्प्रूव कर पाएँ। टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू ए स्टैंडर्ड और बेंचमार्क, कहीं ना कहीं मानक रूप से उनकी तुलना करना और किसी पैमाने पर उन्हें मापना। तो इसका जो सही अगर बात करें असेसमेंट फॉर लर्निंग, जैसे कई बार हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के तौर पे भी जान लेते हैं, तो उसका सही काम कहीं ना कहीं फीडबैक देना है, जिससे बच्चे अपनी जो लर्निंग या अधिगम को है वो अच्छे से बेहतरीन तरीके से क्या करें, इम्प्रूव कर पाएँ। तो थर्ड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो जाते हैं और ऐसे चुटकुले जैसे पहेलियों को पसंद करते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो ये किस अवस्था में ये चीज़ देखी जा सकती है? 12 वर्ष में, 1 वर्ष में, 3 वर्ष में और 7 वर्ष में। तो अगर बात करें 1 वर्ष में तो बच्चे का पहला शब्द आता है, तो ये होगा नहीं, है ना? बोलना सीखता है, शुरू करता है वो, तो उसमें कहीं ना कहीं चुटकुले और पहेलियाँ कैसे वो बोल सकता है। बात करें 3 वर्ष की तो ये हाँ हो सकता है, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड जब ये स्टार्ट होता है, क्योंकि आपकी ये जन्म से 2 वर्ष तो शैशवावस्था मतलब इन्फेंसी चलती है, ठीक है? तो इन्फेंसी में उसका भाषा विकास कहीं न कहीं विकसित हो रहा होता है। एकदम से उसके अंदर चुटकुले या पहेलियों का आ जाना शैशवावस्था के जाने के तुरंत बाद ये पॉसिबल नहीं है ना? एकदम जादू से थोड़ी हो जाएगा कोई चीज़। तो 3 वर्ष भी नहीं होगा। ये चीज़ 7 वर्ष में देखने को मिलती है, जब बच्चा कहीं न कहीं अपनी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज से बाहर निकलने लगता है और लेटर चाइल्डहुड या मिडल चाइल्डहुड में वो जाने की तैयारी करता है, ठीक है? तो आपको ये काम करना है, सबसे पहले आपको अवस्थाएँ और उनकी उम्र के अनुसार, आयु, समय काल के अनुसार आपको लिख के मैं कमेंट बॉक्स में भेजनी है। इससे आइडिया लग जाए कि आपको कितना रिवाइज़ है वो चीज़ें, ठीक है? क्योंकि मैंने अभी बताया जन्म से 2 साल आपकी इन्फेंसी होती है, फिर आप 3 से आप 2 से ज़्यादा या 3 से 6 आप अर्ली चाइल्डहुड मानते हैं, 6 से आप लगभग 12 तक आपका लेटर या मिडल चाइल्डहुड चलता है और 12 से लगभग 19 से 18 तक आपका किशोरावस्था चलती है। तो ये चीज़ आपको लिख के हमें भेजनी है, अगर जिससे आपकी भी कहीं न कहीं नॉलेज रिवाइज़ हो जाए। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचना की है। अगर आपने पढ़ा होगा कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, तो आपने ज़रूर ये चीज़ पढ़ी होगी कि गिलिगन ने उनकी आलोचना भी की है। तो आपको ये बताना है कि किस बेस पर उन्होंने आलोचना की थी, कि सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से की थी, नारीवादी दृष्टिकोण से की थी, या अनुमानसिक कारकों में पर्याप्त महत्व न देने पर की थी, या केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने पर उनकी आलोचना की थी। तो अगर बात करें गिलिगन की, तो उन्होंने जो कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की आलोचना करी है वो की है नारीवाद पे। क्यों की है? क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो कोहलबर्ग ने अपने डाटा रिसर्च पर जो डाटा या जो जिन पर प्रयोग किए हैं, जिन पर एक्सपेरिमेंट किया है, जिनके केस स्टडी तैयार करी है, वो नॉर्मली मेल डोमिनेंट हैं, मतलब सारे मेल हैं। तो इसलिए उनका कहना था इन्होंने कहीं ना कहीं जो फीमेल हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है। तो यही इनका मेनली आलोचना का एक बिंदु था। बात करें 11वें क्वेश्चन की कि जीन प्याजी के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषता में से एक डैश है, जो कि
स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करके दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। मतलब कहीं ना कहीं पियाजे के अनुसार आपको वो बताना है कि पूर्व संज्ञान संक्रियात्मक चिंतन में वो कौन सी एक चीज़ है जिस पे बच्चा केवल एक ही पक्ष को देख पाता है और दूसरे सारे पक्ष को की वो अवहेलना करता है ना, इग्नोर कर देता है, उन सुनने को तैयार नहीं होता है। क्या वो कहीं ना कहीं कारण परिणाम विश्लेषण है, केंद्रीयकरण है, विकेंद्रीयन है या पारगमन है? बात करें एक पक्ष पर पूरा फोकस करना, बाकी अदर पक्षों को इग्नोर कर देना या ना मानना, वो केंद्रीकरण कहलाता है ना। अब आपको ये बताना है केंद्रीकरण किस वजह से बच्चे के अंदर आता है। ये आपके लिए एज होमवर्क क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं रिपीट कर देता हूँ कि बच्चे में केंद्रीकरण किस वजह से आता है, ठीक है। और अगर आप ये भी लिख सकें कि केंद्रीकरण किस अवस्था में बच्चे की देखने को मिलता है और किस अवस्था में आते आते वो केंद्रीकरण बच्चे से चली जाती है। तो ये हमें अगर आप लिख के भेजना चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिख के भेजें, ताकि आपकी एक नॉलेज पता लगे कि आपने कॉन्सेप्ट कितनी बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। क्या वो मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि है आपकी, क्या वो धीमी है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, और मध्य बाल्यावस्था में वो चीज़ स्थिर और तार्किक हो जाती है? या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था में वो चीज़ स्थिर और कुछ हद तक आत्म केंद्रित रहती है और बाद में धीमी और तार्किक हो जाती है? या फिर आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि है वो स्थिर है, तार्किक है, और आगे चल के वो धीमी और आत्म केंद्रित हो जाती है? अगर बात करें प्रारंभिक बाल्यावस्था में वो चीज़ धीमी और तार्किक है, आगे चलकर वो स्थिर और आत्म केंद्रित हो जाती है। तो देखो मैंने अभी बात की है कि आत्म केंद्रित की अगर बात करें तो ये ईगो सेंट्रिक कहीं ना कहीं आगे चलकर वो खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं आगे चल के वो ईगो सेंट्रिक बच्चे में बढ़ रहा है। तो ये दोनों आगे चल के जो मिडिल चाइल्ड में बढ़ाने की बात करें वो अपने आप में गलत साबित हो जाती है। अब बात करते हैं पहले दो ऑप्शन की। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि है वो कहीं ना कहीं धीमी नहीं होती है, हाँ शैशवावस्था से कम होती है, लेकिन उसको धीमी कहना अपने आप में गलत होगा। तो हमारा जो आंसर सही बैठेगा वो बैठेगा दूसरा, है ना। स्थिर होती है वृद्धि, ठीक है, मतलब कम नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि धीमी गति पकड़ ले ली है वृद्धि ने। और कुछ हद तक बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आत्म केंद्रित होता है, आगे चल के उसकी वृद्धि धीमी हो जाती है और धीमे धीमे वो तार्किक सोच में आने लगता है बच्चा। ये बात आप बिल्कुल करेक्ट तरीके से कह सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? क्या वो बुनाई है, तैरना है, कागज पर एक वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना है, या कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना है? तो अगर बात करें कि स्थूल गतिक कौशल की मतलब ग्रॉस मोटर स्किल की, तो कौन सा इसमें ग्रॉस मोटर स्किल है? अब आपने दो प्रकार की मोटर स्किल के बारे में पढ़ा है, एक ग्रॉस एक फाइन, है ना। तो आपको यहाँ ग्रॉस पूछा है तो ग्रॉस के बारे में आपको बताना है। तो जो ग्रॉस होगा उसमें आपका तैरना आएगा, क्योंकि बुनाई हो गया आपका, ठीक है, कागज पर एक वृत्त की रूपरेखा को काटना हो गया, कागज पर बड़े आयत की रूपरेखा को काटना, इसमें आपकी उंगलियां या फाइन मोटर स्किल काम में आएगी। लेकिन तैरने में आप पूरी बॉडी मूवमेंट करेंगे, हाथों को पूरी तरीके से चलाएंगे, अपने बाजुओं को चलाएंगे, तो ये ग्रॉस मोटर स्किल में आ जाएगा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो ये किस तरीके के सिद्धांतों का आपको पालन, फिजिकल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो किस तरीके को, क्या वो एकीकरण इंटीग्रेशन सरल से जटिल या विभेदीकरण जटिल से सरल को पालन करते हैं? शीर्ष मतलब कहीं ना कहीं आपकी सेफेलोकॉर्डल प्रॉक्सिमोडिस्टल है, प्रॉक्सिमोडिस्टल है, सेफेलोकॉर्डल है, कहीं ना डिफ्रेंसिएशन या इंटीग्रेशन है। तो अगर बात करें हम कि फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, वो किस तरीके के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, अगर इसकी चर्चा करी जाए तो कहीं ना कहीं आपने जब डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को पढ़ा है तो आपने पढ़ा है कि यहाँ एक वर्ड आपको विशेष रूप से मदद करेगा, वो है भौतिक। तो भौतिक में आपको पढ़ा है, आपका शरीर की बात करें, शरीर में आपका सेफेलोकॉर्डल और कहीं ना कहीं प्रोक्सिमोडिस्टल देखने को मिलता है। सेफेलोकॉर्डल मतलब सिर से धड़ की ओर, मतलब सफेल जो वर्ड है उसका मतलब होता है आपका हेड रीजन, और कॉर्डल का मतलब होता है आपका टेल रीजन। तो सिर से मतलब नीचे की ओर, पैरों की ओर, और प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब केंद्र से बाहर की ओर। तो यही हमने डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के अंतर्गत पढ़ा है। इस तरीके से हमारा वृद्धि और विकास पालन करता है इस सिद्धांत को। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने आपने पढ़ा है, उन्होंने बुद्धि के कई तरीके दिए, नॉर्मली उनके माना जाता है कि 9 बुद्धियों के प्रकार उन्होंने दिए हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सी दर्शन शास्त्री के पास और कौन सी मूर्तिकार के पास बुद्धि की मात्रा अधिक देखने को मिलेगी, है ना। तो अगर बात करें दर्शन शास्त्री की, तो दर्शन शास्त्री जो होता है, जो फिलोसफर होते हैं, वो किस प्रकार का
काम करते हैं वो कहीं ना कहीं चिंतन करते हैं। चिंतन प्रक्रिया उनकी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, सशक्त होती है, उस पर बहुत ज़्यादा उन्हें काम करना पड़ता है। क्योंकि फिलोसफर जो होते हैं मेन जो उनका काम है वो चिंतन करना है। तो चिंतन करना क्या होगा, क्या वो चिंतन बाहरी तौर पर करेंगे या आंतरिक तौर पर? तो हम जानते हैं जो चिंतन होगा वो कहीं ना कहीं आंतरिक तौर पर, मतलब इंट्रापर्सनल होगा। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन का आंसर जो मिल जाएगा वो ये वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि फिलोसफर जो होंगे ज़्यादातर चिंतन करेंगे, चिंतन अंदर किया जाता है, तो इंट्रापर्सनल उनकी जो इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा डेवलप होगी। और जो मूर्तिकार हैं वो कहीं ना कहीं मूर्ति को बनाने में, मूर्ति का कैसा आकार होना चाहिए, कहाँ कितना घुमाव होना चाहिए, स्पेशियल उनकी इंटेलिजेंस काम करेगी। तो इस हिसाब से उनकी स्पेशियल हो गया आपका मूर्तिकार के लिए और इंट्रापर्सनल हो गया आपका फिलोसफर के लिए। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है, मतलब जो एक्सपेरियंशियल लर्निंग है वो किस पर ज़्यादा बल देती है? बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, या सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, या एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में दिखने पर? तो अगर हम बात करें कि एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग की ये किस पर ज़्यादा बल देती है, तो आपकी ये बल किस चीज़ पे देखिए, आप खुद सोचिए ज़रा कि आप जो अनुभव करते हैं चीज़ों का, उनसे जो चीज़ें सीखते हैं उसको इसके अंतर्गत हम रखेंगे। तो ये कंट्रोल ऑफ टीचर ऑन द लर्निंग ऑफ द चिल्ड्रन, ये कहीं ना कहीं टीचर को ये नियंत्रण देगी कि बच्चों का अधिगम किस प्रकार चल रहा है, उसको नियंत्रण करने की क्षमता देगी। या फिर द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन लर्निंग, या आपको पुनर्बलन की भूमिका को बताएगी कि अधिगम में किस प्रकार की पुनर्बलन की भूमिका होती है। या फिर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन को देगी, या लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रादर देन अ प्रोसेस। तो ये जो अगर बात करें एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग की, ये किस चीज़ पर ज़्यादा स्ट्रेस करेगी, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, ठीक है, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। क्यों? क्योंकि अनुभव के द्वारा आप कई सारी चीज़ें हो सकता है ऐसी अनुभव करें जो कॉन्ट्राडिक्ट आपस में चीज़ें करती हो, तो उस पर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी काम करेगी, जो आपको क्रिटिकल तौर पे सोचने को मजबूर करेगी। इसलिए हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? क्या वो स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना है? क्या कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है? उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना है? उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर प्रदान करना है? तो अगर हम बात करें कि समस्या समाधान कौशल का मेन क्या वजह होती है एक बच्चे को समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए, ये तो बात करें हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना बिल्कुल मोटिव नहीं है। तो अवॉइड डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम ये भी नहीं होगा कि हमें इसलिए इनकरेज ना करेंगे वो प्रॉब्लम को ही अवॉइड कर दें, तो ये हर केस में पॉसिबल तो होगा नहीं। इसलिए ये भी हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करने का मोटिव नहीं है। उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान, हम ही उन्हें सीधा समस्या का सॉल्यूशन देंगे, फिर वो अपना क्रिटिकल थिंकिंग कैसे अप्लाई करेंगे, कहीं ना कहीं क्रिएटिव कैसे बनेंगे? तो मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करना है, कहीं ना कहीं वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, नए नए अपने गैस दें, अनुमान लगाएं, तर्क लगाएं, नए नए आइडियाज़ जनरेट करें, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है और क्रिएटिव थिंकिंग उनके अंदर डेवलप हो। सही आंसर होगा फोर्थ वन। आई होप आप समझ गए होंगे क्यों इसका आंसर फोर्थ वाला है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये अभिकथन और कारण का है। तो अभिकथन जो आपका कहता है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। ये बात बिल्कुल सही है। अगर कारण की बात करें, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? तो अगर मैं बात करूं कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चे सक्रिय रूप से संलग्न हो, ये बात सही है। हमारी शिक्षक की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसा इन्वायरमेंट बच्चों को दें जिसमें उन्हें सक्रिय रूप से भागीदारी हो अधिगम में, ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करें और नई नई चीज़ें सीखें। बात करें बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। जब बच्चा इंटरनली चीज़ों को सीखने के लिए मोटिवेटेड होगा तो बाहर से आप कितना भी चीज़ों उसे नकारने की कोशिश करें वो सीखेगा। बजाय इसका उल्टा कर देंगे, अंदर से बिल्कुल एक्टिवेट नहीं है वो सीखने के लिए, बाहर से आप कितना भी रीइंफोर्समेंट देते रहें, एक पॉइंट पे आगे वो फिर से डिमोटिवेट होगा वो चीज़ करने का। तो जो इंटरनल मोटिवेशन है, आंतरिक रूप से वो सीखने के लिए अगर मोटिवेटेड, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा पहलू होता है बच्चों को अधिगम में शामिल करने का। तो यहाँ जो आपका सही आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, जिसमें ए और आर आपके दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है आपकी ए की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? मतलब कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी लर्निंग के दौरान काम नहीं करती? ऑर्गेनाइजेशन है, वर्गीकरण है, वैचारिकता है, या गैर प्रासंगिकरण है?
तो आपको ये बताना है। तो अगर बात करें संगठन की, ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपने कहीं ना कहीं इसको, आपने अगर प्याजी को अच्छे से पढ़ा है तो आपने प्याजी में कुछ टर्म पढ़ी हुई, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एडेप्टेशन हो गया, असिमिलेशन हो गया, आपका अकोमोडेशन हो गया। ये आपके प्याजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें ये टर्म आपको देखने को मिलती है, जिसमें हम डाटा को कहीं ना कहीं एक प्रॉपर फोल्डर में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, उसे संगठन कहा जा सकता है। तो ये अधिगम में आपका आएगा। तो पहला है वर्गीकरण, चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी में आप डिवाइड करके रखते हैं, वर्गीकरण में आएगा। वैचारिकता, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं तो कहीं ना कहीं संदर्भगत जानकारी लेते हैं, कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो ये आपकी वैचारिकता भी उसमें है। अगर बात करें गैर प्रासंगिकीकरण, मतलब चीज़ों को बिना तर्क बिना समझे चीज़ों को सीखना, तो ये अधिगम में कहीं ना कहीं शामिल नहीं होगा। इसलिए जो नहीं वर्ड अगर सही रूप से चिन्हित किसी चीज़ को कर रहा है तो वो आपका फोर्थ वन है ना। कम से कम जो सीख रहे हैं वो प्रासंगिक तो होना चाहिए कि हम उसको अपने डे टू डे लाइफ में या अपने जीवन में उसे अप्लाई कर पाएँ। अगर वो अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे तो वो सीखने का क्या मतलब औचित्य बनता है। ये इस वजह से आपका सही आंसर होगा। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट देयर ओन थिंकिंग। मतलब निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विद्यार्थियों को सोच पर विचार करने के लिए आवश्यकता, सोच पर विचार करने के लिए मजबूर करता है ना। तो आपको ये बताना है क्या वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच संबंध बताना है, ये वाला क्वेश्चन। क्रिया की परिभाषा क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, इस तरीके। या कक्षा की शुरुआत में क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है, इस तरीके के क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं हमें बच्चों को सोचने के लिए मोटिवेट करना है, हमें ऐसे क्वेश्चन उनके सामने रखें जिससे वो सोचने पर मजबूर हो जाएं। तो संज्ञा और क्रिया के बीच संबंध हो सकता है, वो जो उन्होंने डेफिनेशन रटी उस बेस पे वो संबंध बता दें, है ना। क्रिया की परिभाषा ये भी रटा है, रोट लर्निंग में आ जाएगा। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला बेस्ड आ जाएगा, जिसमें आप फॉर्मूला लगा के आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप उन बच्चों से कहेंगे कि कक्षा की शुरुआत में से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपने को क्या समझ डेवलप की है, क्या चीज़ सीखी है, तो कहीं ना कहीं वो एनालाइज करेंगे कि पहले मैं किस पोजीशन पे था, क्या मेरी नॉलेज इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर क्या थी, अभी जिस लेवल पे मैं आगे खड़ा हूँ अभी इस टॉपिक को लेकर मेरी थिंकिंग या मेरी इंफॉर्मेशन या एजुकेशन है वो किस लेवल पे है। तो कहीं ना वो एनालाइज करेगा, चीज़ों को चिंतन करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ वन, है ना। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है ना। तो क्या वो मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ है क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की है, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अंक नहीं मिले, या मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण, मतलब बच्चा आंतरिक रूप से इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेल्योर किस एग्जाम्पल को माना जाएगा बच्चे के तौर पे, ठीक है। तो अगर बात करें शिक्षक कठोर, तो ये कहीं ना कहीं शिक्षक पे वो चीज़ उंगली उठा रहा है, तो ये आंतरिक में नहीं आएगा। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, खुद पे क्वेश्चन कर रहा है, खुद की स्ट्रेंथ या वीकनेस पे एनालिसिस कर रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी तभी तो मैं परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। तो ये खुद की बात कर रहा है, आंतरिक आरोपण लगा रहा है। तो जो सही आंसर होगा वो होगा वरना सेकेंड, ठीक है, कि आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज आई डिड नॉट स्टडी इनफ, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा क्योंकि मैंने खुद अच्छे से तैयारी नहीं की। बात करें अगले क्वेश्चन की, अभिकथन कहता है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौनों के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के जो हैं वो कार को या रोबोट्स को आप कह सकते हैं लेना पसंद करते हैं। अगर कारण की बात करी जाए तो बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना गया है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो आपको ये बताना है क्या ये जो कारण अभिकथन है और जो कारण दिया गया है वो दोनों आपस में इंटरलिंक हैं या नहीं है, किस प्रकार से वो चीज़ उनकी व्याख्या करती है। तो ये बात आप अपनी समाज में भी देखने को आपको मिलती है कि कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो कार या रोबोट्स या गन्स वगैरह लड़कों को दी जाती है, और गुड़िया हो गया या मतलब आपका कोई पेंटिंग हो गया, इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं, या किचन का सामान हो गया, किचन सेट हो गया, इस तरीके के खिलौने लड़कियों को दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अभिकथन अपने आप में सही है। बात करें रीजनिंग की, चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज़ कंसीडर अप्रोप्रिएट फॉर अ बॉय और अ गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कल्चर। तो कहीं ना कहीं बच्चे में ये चीज़ कैसे विकसित हुई, जो उन्होंने वातावरण में चीज़ें देखी, हमने उन्हें दिखाई, वही तो उनके अंदर जाके बैठी कि ये चीज़ लड़कों के लिए सही है, ये चीज़ लड़कियों के लिए सही है। तो ये कहीं ना कहीं कथन को ही कंसीडर करता है, उसी का एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे आप देख सकते हैं। तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी,
कि आपके ए एंड आर बोथ आर द राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो लैब बायोलॉजी के अनुसार बच्चों के अनुसार डैश बच्चों की संकलनात्मक योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कौन प्ले a significant role in the development of conceptual ability among the children। क्या वो मूर्त पुरस्कार है, सहकर्मी सहयोग है, सामाजिक अलगाव है या मानवीकृत पाठ्यक्रम है? इनमें से कौन सा कहीं ना कहीं बच्चों के संकलनात्मक योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है? ठीक है, तो देखो मूर्त अरबार्ड, अगर बात करें यहाँ किस चीज़ के बारे में बात करिए पहले वो आपको समझना है। तो बात कर रहा है कंसेप्चुअल एबिलिटी बच्चे में डेवलप करनी है आपको, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी जो डेवलप करनी है उसमें जो महत्वपूर्ण योगदान चीज़ निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी वो कहीं ना कहीं आपका पीयर कोलैबोरेशन है। क्यों पूछा है, क्यों मैंने इस चीज़ को टिक करा? क्योंकि बात की जा रही है बायोगॉस्की की। इन्होंने बताया है कि कहीं ना कहीं आप समाज से जुड़कर ही चीज़ों को सीख सकते हैं। अधिगम आपका तभी बेहतर होगा जब आप समाज से उसको रिलेट करके देखेंगे, ठीक है। सामाजिक अलगाव इस हिसाब से हमारा कट जाएगा। मानवीय स्टैंडर्डाइज तो करना ही नहीं है वरना संज्ञानात्मक विकास कैसे होगा, है ना। इसलिए सहकर्मी सहयोग से ही हमारा कंसेप्चुअल एबिलिटी अच्छी तरीके से बच्चे में डेवलप होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये भी बायोगॉस्की के बारे में ही बात करता है। बायोगॉस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक मतलब इनर स्पीच है वो आप किससे कहेंगे? इनर स्पीच को क्या है? बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। मतलब बच्चे ने अपने मन ही मन एक किसी को बना रखा है अपने दोस्त को, उससे वो बात करता है, इसको आप इनर स्पीच का नाम दे देंगे। या फिर संज्ञानात्मक अपर परिपक्वता का प्रतीक है, इमेच्योरिटी है कॉग्निटिव, इसको आप देंगे इनर स्पीच का नाम। विकासात्मक देरी है, बच्चा कहीं कहीं डेवलपमेंटल डिले से पीड़ित है। या फिर बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो अगर बहुत बेस्ट आंसर इसका देखा जाए तो है फोर्थ वन। क्यों हम भी कई बार अपने खुद को डायरेक्शन देने के लिए अपने अंदर अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं खुद को, तो वो कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंटल डिले है क्या? नहीं है, है ना। हमारी इमेच्योरिटी को शो करता है? नहीं करता है। हमने अपने अंदर कोई अलग से दोस्त बना के रखा है? नहीं, हम केवल खुद को एक डायरेक्शन दिशा निर्देश देने का काम करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमें बाहर वो चीज़ें तलाशनी ना पड़े। हम खुद को एक डायरेक्शन देते हैं तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा है ना। हमारे संज्ञानात्मक विकास में वो जो लोग चिंतन करते हैं वो भी खुद ना खुद कुछ के अंदर बोल रहे होते हैं, तो ये तो अच्छा है ना। तो इसको बच्चे के अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीके के तौर पर हम देख सकते हैं। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट के साथ बांधने में मदद करता है। जीन प्याजे के अनुसार उसकी सोच की क्या विशेषता है? तो उसने देखो, आपने यहाँ अगर की पॉइंट उठाऊँ तो बटन को क्या कह रहा, बटन को लिविंग थिंग की तरह वो मेंशन कर रही है कि जो बटन है वो जिंदा है। तो वो जीववादी पारगम्यता है, जीववादी चिंतन है, केंद्रीकरण है, परिकल्पना निगमनात्मक चिंतन है। तो जीन प्याजे के अनुसार जो बटन मतलब निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह ट्रीट कर रही है। तो ये जिस चीज़ में आएगा वो है आपका जीववादी चिंतन। इसका तो नाम ही पढ़ के मैं समझ में आ गया। और अब आपको बताना ये जीववादी जो चिंतन है बच्चे में, एनिमिस्टिक थिंकिंग है, वो किस उम्र में बच्चे में देखने को मिलती है? ये आपका ऐसा होमवर्क है तो आप जरूर हमें लिख के भेजें। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थी की विशिष्ट विशेषताएं कौन सी है? आपको ये बताना है टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट हैविंग ऑटिज्म। तो ऑटिज्म अगर किसी बच्चे में तो उसकी किस रूप में आप उसे जान सकते हैं, इस बात का आपको हमें बताना है। क्या वो कल्पना को तथ्य से अलग करके श्रेष्ठ क्षमता है उसकी, या उन्नत सामाजिक भावनात्मक परिपक्वता है, बार बार दोहराव आवृत्ति व्यवहार है, कहीं ना कहीं रिकरिंग बिहेवियर को शो करता है, हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल है। बात करें ऑटिज्म की तो कहीं नहीं, ऑटिज्म वाले बच्चों में आपको एक चीज़ बार बार करते हुए आपको देखते मिलेंगे, है ना, रिपीटिंग बिहेवियर होगा उनका। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड वन। ये सारे डिसऑर्डर आप एसएलडी में पढ़ते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप अगर कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस पर अभी रिसेंटली हमारी जो सीरीज चल रही है वो डीप कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज को हम कवर कर रहे हैं, तो उसमें हम इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा को आपको जरूर कवर कराएंगे बड़े डेप्थ में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि अभिकथन कहता है शिक्षार्थियों के लिए बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। ठीक है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमता को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। तो आपको ये बताना है क्या ये बात सही है कि मतलब समालोचनात्मक अगर चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग अगर बच्चे में हमें डेवलप करनी है तो उन्हें विविध परिस्थितियों में और विविध दृष्टिकोण के बीच में उन्हें रखना पड़ेगा, उन्हें परिचित कराना पड़ेगा, उन चीज़ों से दिखाना पड़ेगा, है ना।
तो ये जो चीज़ें जो हम करेंगे वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे, उनमें कहीं ना कहीं एक क्रिएटिविटी भी लाएंगी कन्वर्जेशन या संप्रेषण करने का। तो क्या ये बात अपने आप में सही है? अगर इसको कॉमन सेंस पे फिर आप खुद समझें तो ये बात अपने आप में सही कहती है कि कथन दोनों भी सही है और आर जो व्याख्या करता है वो सही तरीके से कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड, कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? अधिगम की अगर लक्ष्य नहीं, तथ्यों को रटना बिल्कुल नहीं, रटने हमारा प्राथमिक लक्ष्य कभी नहीं है। यंत्रवाद याद करने में, पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनाना, या समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना, या समालोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। तो इसका आंसर आई होप कि आप सभी ले लेंगे, क्योंकि अभी हम जो डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं उसका मेन मोटिव अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेनली हमारा जो मेन मोटिव है लर्निंग का, अधिगम का, या प्राथमिक उद्देश्य अगर मान के चलें तो हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है ना। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर, जटिल से सरल की ओर, तर्कसंगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। तो अगर बात करें बच्चे कब प्रभावी ढंग से सीखते हैं, तो जब सीखेंगे जब वो पहले आप जनरल चीज़ बताएं, है ना, चीज़ों को जनरल तरीके से जब उन्हें समझाएं कि ऐसा ऐसा आपने, अच्छा आपने चारों ओर ये चीज़ देखी है ना। जैसे आपने देखा है कि जब गर्मी पड़ती है तो स्वेटिंग होती है ना। इस तरीके से सामान चीज़ पे फिर आप उन्हें कहीं ना बाष्पीकरण की कॉन्सेप्ट पे लेके जाएंगे कि अच्छा गर्मी में पसीना बहुत आता है, फिर धीमे धीमे बताएंगे पसीना आता है, फिर जैसे कपड़े हम धो के धूप में डालते हैं, फिर आपको समय में उठाने जाते हैं तो वो सूखे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, तो धीमे धीमे उन्हें बाष्पीकरण की प्रक्रिया के तौर पर आप लेके जाएंगे। तो सामान्यीकरण से कहीं ना कहीं विशिष्ट चीज़ को आप उन्हें बताएंगे, तो यही कहलाता है जनरल टू स्पेसिफिक। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पहले बता देना मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब पहले अमूर्त चीज़ दिखा दो फिर उन्हें मूर्त लेके जाओ, नहीं। अगर इसका उल्टा होता मूर्त से अमूर्त तो हम सोच सकते थे, ठीक है। पहले उन्हें तर्क बता दो फिर उन्हें अनुभव कराओ, ये बात भी नहीं चलेगी, इसलिए नीचे के 3 कट जाते हैं। अगर बात करें, ये लास्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता क्यों देखी जाती है, को महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं बच्चे की सीखने की शैलियों में जो विविधता हम देखेंगे उसको महत्व देना चाहिए, क्योंकि उससे मानव विविधता कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित होती है, उसकी विभिन्नताएं की उपेक्षा करनी चाहिए, सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास करना चाहिए, या फिर उसकी शैलियों में विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान नहीं देना चाहिए, या विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखना चाहना चाहिए। तो देखो, अवरोध की बाधा के रूप में देखना या उन्हें ध्यान ना देना इन सब चीज़ों पर, या उनकी उपेक्षा करना, ये अपने आप में नेगेटिव साउंड करते हैं। तो जो सही है वो है उनका महत्व देना चाहिए। उनके अंदर अगर शैलियों में आपको विविधता, जैसे आप सोचिए कि आपको टीचिंग अलग अलग मेथड्स आते हैं और उन्हें आप अप्लाई करते हैं, वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का काम करेगा, है ना। रिसोर्स के रूप में बच्चों को अच्छे से अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा आपकी टीचिंग में, और बच्चे की लर्निंग में वो चीज़ मदद करेगी। तो इस तरीके से आप उसको महत्व देंगे, ठीक है, उसे अपनाएंगे और उसको और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे आपका पहला जो 2023 अगस्त का आपका सीटेट एग्ज़ाम है, उसका पेपर सेट ए का एनालिसिस। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको आइडिया लगा होगा किस तरीके के क्वेश्चन सीटेट में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाले पार्ट में पूछे गए हैं। अगर आप इसी तरह और भी एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही साथ मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछे उनका आंसर आप देना ना भूलें, ताकि आप जब चीज़ें टाइप करेंगे लिखेंगे तो उससे आपकी कहीं ना कहीं जो आपने चीज़ें सीखी हैं वो रिवाइज़ होंगी, है ना, वो आपके बेनिफिट के लिए है। अगर आपकी कोई क्वेरी है इन क्वेश्चनों के बीच में, आपको ऐसे कोई पॉइंट लगा है जो आपको समझ में नहीं आया है, आप उस पर और डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हमें ज़रूर लिखकर अपना क्वेश्चन भेज दीजिएगा, हम ज़रूर आपका आंसर करेंगे। पेडल अप ग्रुप आप टेलीग्राम पर सर्च किए आपको मिल जाएगा, बाकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो हमारी सीरीज़ है उसकी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी, और उस पर काफ़ी टॉपिक्स हो गए हैं, जैसे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हो गया, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, फैक्टर्स हो गए। अब हम जो है स्टेजेस पर चल रहे हैं, तो बाकी मिलते हैं अगले सीटेट एग्ज़ाम एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।